नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। तो आज उत्तर प्रदेश में बड़ी आतंकी साजिश को यूपी एटीएस ने नाकाम कर दिया। राज्य की राजधानी लखनऊ के पास काकोरी इलाके में बैठकर आतंकवादी यूपी को दहलाने की बड़ी साजिश रच रहे थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आतंकवादी जैश या लश्कर के नहीं बल्कि अल-कायदा के थे। 6 घंटे ये ऑपरेशन चला, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें पहला खुलासा यही कि 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश में बड़ा धमाका करने की इनकी साजिश थी। उत्तर प्रदेश में अल-कायदा के निशाने पर स्मारक और भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। तीसरा खुलासा यह कि सीरियल ब्लास्ट, मानव बॉम्ब से इनकी हमला करने की साजिश थी। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। गिरफ्तार 2 आतंकियों के कुछ साथी अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। हम बिल्कुल ठीक यहीं पर मौजूद है जहां पर ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। इसी गेट पर आप देख सकते हैं कि कमांडो जो है बढ़ाए गए हैं। अंदर अभी कुछ व्यक्ति हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। अल-कायदा से ये दोनों ही जुड़े थे, इस बात की पुष्टि हो गई है। इस घर को कमांडो ने घेर रखा है। घर के आगे काले कपड़े और हथियारों के साथ कमांडो की टीम मौजूद है। ये कश्मीर के किसी इलाके की तस्वीर नहीं, बल्कि ये लखनऊ की तस्वीर है। और ये कमांडो उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के कमांडो हैं। इस घर को यूपी एटीएस ने क्यों घेरा है? यूपी एटीएस को किसकी तलाश है? उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश लखनऊ में बैठकर रची जा रही थी और इसे अंजाम देने वालों में शामिल है आतंकवादी संगठन अल-कायदा। अल-कायदा की लखनऊ प्लानिंग। अल-कायदा का नाम आपने अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर जम्मू कश्मीर में तो सुना होगा, लेकिन पहली बार लखनऊ के पास से अल-कायदा के 2 आतंकी पकड़े गए हैं। गिरफ्तार आतंकियों में से एक का नाम मसीरुद्दीन और दूसरे आतंकी का नाम मिनाज अहमद है। यूपी एटीएस का स्पेशल कमांडो दस्ता सुबह करीब 10:30 बजे काकोरी के इस इलाके में पहुंचा। इस इलाके में कुछ दूरी पर मौजूद 2 घरों को घेर लिया। घर में विस्फोटक होने की आशंका से डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद थी। करीब 6 घंटे तक काकोरी के 2 घरों में यूपी एटीएस का ऑपरेशन चला। इनमें से एक घर आतंकवादी शाहिद का ठिकाना था। माना जा रहा है कि इसी घर में यूपी को दहलाने की बड़ी प्लानिंग चल रही थी। घर के अंदर प्रेशर कुकर और एक जिंदा बम मिला है, जो बताया गया है कि प्रेशर कुकर में जो है एक जिंदा बम मिला है। एटीएस चीफ ने सीधे तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि इनकी प्लानिंग सीधे तौर पर सीरियल ब्लास्ट की थी। आतंकियों से पूछताछ और घर की तलाशी के बाद यूपी एटीएस ने जो खुलासा किया है वो बेहद खौफनाक है। अल-कायदा के गिरफ्तार आतंकवादी यूपी में सीरियल ब्लास्ट धमाके की साजिश रच रहे थे। आतंकियों की प्लानिंग मानव बम जैसे हमले की भी थी। 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। लखनऊ से 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने खुलासा किया है कि ये दोनों आतंकवादी लखनऊ के कई प्रमुख स्थानों पर बड़े धमाके की फिराक में थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 15 अगस्त से पहले यूपी में कोई बड़ी साजिश करने की तैयारी में थे? अल-कायदा आतंकवादियों की बड़ी साजिश का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एटीएस को छापेमारी के दौरान विस्फोटक मिला है। इसके अलावा 2 प्रेशर कुकर भी मिले हैं। माना जा रहा है कि आतंकवादी प्रेशर कुकर बम वाली प्लानिंग कर रहे थे। वैसे इससे पहले भी यूपी में प्रेशर कुकर बम से धमाके को अंजाम दिया जाता रहा है। आखिर यूपी एटीएस इन आतंकियों तक कैसे पहुंची?
और कैसे अलकायदा के यूपी नेटवर्क का खुलासा हुआ, ये भी जान लीजिए। करीब 7 घंटे चले इस ऑपरेशन में यूपी एटीएस को 2 बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये दोनों ही आतंकी सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने की कोशिश में थे और 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर इस तरह की वारदात करने का इनका मंसूबा था। लखनऊ के साथ साथ कानपुर और तमाम जगहों पर भी इसके तार जुड़े हुए हैं। सीमा पार से यूपी को दहलाने का षड्यंत्र। लखनऊ के पास से गिरफ्तार अलकायदा आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। यूपी एटीएस के मुताबिक उमर अलमंदी नाम का अलकायदा आतंकी गिरफ्तार आतंकियों का कंट्रोलर था। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से आतंकियों को निर्देश मिल रहे थे। आतंकियों ने गिरफ्तारी से पहले कुछ जलाया था। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्तों द्वारा अपने सहयोगियों के घर से भाग जाने की बात बताई गई है, जिसके क्रम में एटीएस की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। एक तरफ अलकायदा आतंकियों का षड्यंत्र यूपी को धमाके से दहलाने का था, तो दूसरी ओर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की नापाक नजर भारतीय रेल पर है। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि आईएसआई भारत में रेलगाड़ियों में धमाका करने की प्लानिंग कर रही है। आईएसआई के निशाने पर यूपी बिहार के मजदूर हैं, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन हटने के बाद यूपी बिहार से मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों में नौकरी के लिए जा रहे हैं। ऐसे में आईएसआई का मकसद बड़ी तबाही को अंजाम देना है। इस खुलासे के बाद यूपी से लेकर बिहार तक सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है। लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार दोनों आतंकियों से पूछताछ हो रही है। पूछताछ में अब एटीएस आतंकियों से जानने की कोशिश करेगी कि यूपी में उनका नेटवर्क कितना बड़ा है और कहां-कहां तक फैला है, उन्हें विस्फोटक कहां से मिला और क्या उनकी साजिश में और भी आतंकी शामिल हैं। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया। जानकार कहते हैं कि लखनऊ में अलकायदा की एंट्री चौंकाने वाली है। आज उत्तर प्रदेश एटीएस के ऑपरेशन के बाद बड़ी साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन उस साजिश के तार कहां तक फैले हैं, इसकी जांच अभी चल रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पिछले कुछ दिनों में कई आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। पिछले महीने दरभंगा में हुए पार्सल ब्लास्ट में पश्चिमी यूपी के कैराना के 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे। ऐसे में सवाल ये, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है? इन 2 चेहरों को पहचान रहे हैं। ये अलकायदा के आतंकवादी हैं जो यूपी को दहलाने की साजिश रच रहे थे, लेकिन अब सलाखों के पीछे हैं। लखनऊ से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। अब इनके दूसरे आतंकी साथियों की तलाश है। अलकायदा के आतंकी जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार होते रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अलकायदा की घुसपैठ नहीं मानी जा रही है। अलकायदा ने भारत में घुसपैठ आज से करीब 6-7 साल पहले ही कर दी थी। साल 2014-2015 में अलकायदा के मुखिया अल जवाहिरी ने अलकायदा का इंडियन मॉड्यूल बनाने की प्लानिंग की थी। तब उसकी कमान असीम उमर नाम के आतंकी को सौंपी थी। असीम उमर पश्चिमी यूपी के संभल जिले का रहने वाला था। यूपी पुलिस के मुताबिक संभल और उसके आसपास के जिलों में कई युवा अलकायदा आतंकवादी संगठन में भर्ती हो चुके हैं। फिलहाल अलकायदा के इंडियन मॉड्यूल की कमान उमर अलमंदी के हाथ में है। उमर अलमंदी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अलकायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अलकायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है।
दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश पिछले कुछ सालों में आतंकियों और आतंकी संगठन के टारगेट पर रहा है, क्योंकि वहां के कुछ इलाकों में धार्मिक कट्टरता के कारण युवा आतंकी संगठनों के बहकावे में आ जाती है। पश्चिमी यूपी के कैराना, शामली और संभल जिले में ऐसे कई युवा पकड़े गए हैं जो या तो किसी आतंकी साजिश में शामिल रहे हैं या किसी आतंकवादी घटना में। पिछले महीने 17 जून को बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस के पार्सल कोच में रखे एक पैकेट में धमाका हुआ था। धमाका ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन साजिश कहीं ज्यादा बड़ी थी। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस की जांच में एनआईए ने खुलासा किया कि इस धमाके की साजिश के तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना से जुड़े थे। दरभंगा ब्लास्ट का कैराना कनेक्शन नासिर खान, इमरान खान, हाजी सलीम और कफील। दरभंगा ब्लास्ट में ये 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं और ये सभी आतंकवादी पश्चिमी यूपी के कैराना के ही रहने वाले हैं। दरभंगा में ट्रेन ब्लास्ट वैसे तो जून में हुआ था, लेकिन एनआईए की जांच में खुलासा हुआ कि इसकी तैयारी 4 महीने पहले फरवरी में कैराना में ही की गई थी। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में शामिल कैराना के आतंकी इकबाल काने के इशारे पर दरभंगा ब्लास्ट की साजिश रची गई थी। अब ये भी जान लीजिए आखिर इकबाल काना है कौन। इकबाल काना उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला है और काफी पहले पाकिस्तान भाग गया था। वही इकबाल आईएसआई के संपर्क में आया और नकली नोटों का सबसे बड़ा किंगपिन बन गया। इकबाल काना भारत में नेपाल और बांग्लादेश के जरिए जाली नोट बेचता है। कैराना और शामली में कई लोग आज भी इकबाल के संपर्क में हैं। आरोप है कि पाकिस्तान से कपड़े और फल की टोकरी में भरकर हथियारों की सप्लाई भी कैराना में होती है। आतंकवादी घटनाओं में पश्चिमी यूपी के कैराना, शामली और संभल जिले के लोगों के शामिल होने की घटनाओं ने जांच एजेंसियों के साथ खुफिया एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए हैं। एक तरफ आतंकी वारदात में पश्चिमी यूपी के लोगों के शामिल होने के मामले बढ़े हैं, तो दूसरी ओर रोहिंग्या मुसलमान भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपना सुरक्षित ठिकाना मानने लगे थे। इस साल उत्तर प्रदेश से अब तक 15 रोहिंग्या गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़, उन्नाव और संत कबीर नगर से गिरफ्तार किए गए। इनमें सबसे ज्यादा रोहिंग्या पश्चिम यूपी से ही गिरफ्तार किए गए हैं। लखनऊ में अलकायदा की साजिश हो या फिर दरभंगा में ब्लास्ट की साजिश, आतंक की साजिश में पश्चिम यूपी के युवाओं का नाम आना उत्तर प्रदेश के लिए बड़े खतरे की आहट है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे कश्मीर से लखनऊ तक आतंक के कितने चेहरे हैं। लखनऊ में आतंक के कुछ चेहरे तो आपने देख लिए। अब कश्मीर की हम बात करेंगे। लखनऊ में अलकायदा का मॉड्यूल तोड़ने की कोशिश हुई तो जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन आईसिस का नेटवर्क। आज नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए ने जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। टेरर फंडिंग का एक बड़ा नेटवर्क नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पकड़ा है, एनआईए ने पकड़ा है। डिटेल्स इस रिपोर्ट में। टेरर फंडिंग पर चोट। आईएसआईएस के नेटवर्क पर एनआईए की नकेल। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट की अगली कड़ी में जांच एजेंसियां अब उन लोगों को दबोच रही हैं जो आतंकियों को आर्थिक मदद मुहैया कराते हैं। रविवार को जम्मू कश्मीर में एनआईए ने 5 जगहों पर छापे मारे। इस छापेमारी का मकसद आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के टेरर फंडिंग पर नकेल कसना था। छापेमारी में एनआईए ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पिछले दिनों एनआईए ने जांच में पाया कि जम्मू कश्मीर में श्रीलंका और मालदीव के रास्ते ऑनलाइन कट्टरता की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसके बाद एनआईए ने केस दर्ज किया और अनंतनाग समेत कई जगहों पर छापेमारी की। एनआईए को रेड के दौरान आईएसआईएस के लोगो वाले टी-शर्ट, मोबाइल फोन, लैपटॉप और हार्ड डिस्क मिले। जम्मू कश्मीर में आतंक के साथ ही अब आतंकियों के हमदर्दों पर भी एक्शन तेज है। इसी की बानगी है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकियों से संबंध के आरोप में 11 कर्मचारियों को उनकी सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आतंकी सैयद सलाउद्दीन के दोनों बेटे भी शामिल हैं। सैयद सलाउद्दीन 2017 से अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। बर्खास्त किए गए सभी कर्मचारियों पर आतंकियों से संबंध और टेरर फंडिंग का आरोप है। सभी कर्मचारियों के खिलाफ एनआईए ने जांच की थी, जिसमें इनके खिलाफ अहम सबूत मिले थे। सलाउद्दीन का बेटा शकील अहमद श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम करता था, जबकि दूसरा बेटा शाहिद यूसुफ श्रीनगर में कृषि विभाग में काम करता था, जिनको अब सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। हालांकि ये बात पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को पसंद नहीं आई। उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार के इस एक्शन पर भी ऐतराज जताया है। भारत सरकार ने संविधान को रौंदकर छद्म राष्ट्रवाद की आड़ में जम्मू कश्मीर के लोगों को कमजोर कर रही है। 11 सरकारी कर्मचारियों को इस तरह बर्खास्त करना अपराध है। जम्मू कश्मीर से संबंधित सारे नीतिगत फैसले के पीछे कश्मीरियों को दंडित करना ही एकमात्र उद्देश्य होता है। आतंकियों के समर्थन में सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाना महबूबा मुफ्ती के लिए आम बात है। आतंक के खिलाफ एक्शन पर सवाल उठाने वाली महबूबा मुफ्ती को जवाब दिया बीजेपी ने। दहशतगर्दी, आतंकवाद और गवर्नमेंट सर्विस एक साथ नहीं हो सकती। दहशतगर्दों को गवर्नमेंट जॉब करने का कोई हक नहीं है। उनकी जो सही जगह है वो जेल है। सैयद सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन की चीफ है और दहशतगर्द तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन को उन्होंने बनाया और उसके चीफ है और उन्होंने भारत के खिलाफ खुल्लम खुला जंग छेड़ रखी है। ऐसा जो इकदाम आज गवर्नमेंट की तरफ से है बहुत अच्छा कदम है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में हुए एनकाउंटर और उसके बाद अब आतंकियों के मददगारों के खिलाफ एक्शन से सरकार का संदेश पूरी तरह से स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर में अब आतंक ही नहीं, उसकी सोच को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश में एक तरफ दहशतगर्दी वाली साजिश रची जा रही है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान और खालिस्तानी आतंकी संगठन ड्रग्स वाली साजिश को भी अंजाम दे रहा है। शनिवार को दिल्ली में 2500 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है। इस मामले में खुलासा हुआ है कि इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और खालिस्तान का हाथ है। सोर्सेज ये भी कहते हैं कि आईएसआई हवाला के जरिए पैसे भेजने की बजाय अब ड्रग्स भिजवा रही है। इसका मकसद है ड्रग्स से कमाई की रकम आईएसआई भारत में अपने स्लीपर सेल और खालिस्तान समर्थकों तक पहुंचा सके। इस ड्रग्स तस्करी में आईएसआई और खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट मिले हुए हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले को इन लोगों ने अपना गढ़ बनाया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा 2500 करोड़ के ड्रग्स रिकवरी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस सिंडिकेट के तार खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट से जुड़ा हुआ है और पुर्तगाल में बैठे इस सिंडिकेट को नवप्रीत सिंह चला रहा था। सबसे बड़ी बात है कि ड्रग्स से आए पैसे को नवप्रीत को हवाला के जरिए भेजा जाता था और फिर उसी पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता था। ये खुलासा तब हुआ है जब दिल्ली पुलिस ने कल ड्रग्स रैकेट के 4 लोगों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और पूछताछ के बाद नवप्रीत सिंह का नाम सामने आया है और इसके तार खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट से भी जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस नवप्रीत सिंह के खिलाफ एलओसी खोलने की तैयारी में है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो आईएसआई और खालिस्तान समर्थकों की इस साजिश को लेकर खुफिया एजेंसियां पूरे तरीके से अलर्ट और एक्शन में। हम लौटेंगे जल्द कुछ और खबरों के साथ। अब देखते रहिए जी न्यूज। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.